जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने इस डेल्टा प्लस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा जो कि हर एक छात्र को गुरु की महिमा और उसकी विशिष्टता बताने का एक अवसर है। आप सभी का कोई न कोई सर्वश्रेष्ठ गुरु जिसे आप सबसे अपनी लाइफ में सबसे अच्छा गुरु मानते हो ऐसा रहा होगा। और नो डाउट मेरे लाइफ में भी ऐसे मेरे गुरु रहे होंगे। मैं उनको भी नमन करता हूँ जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आपके सामने इस योग्य हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहा हूँ और यह बहुत कुछ किया है। तो आप सब भी अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। और वैसे तो कहा गया है कि हर व्यक्ति की पहली गुरु जो होती है वो उसकी माँ होती है। तो माँ उसमें संस्कार देने के लिए गुरु होती है, लेकिन जीवन में संघर्ष करना और उससे कुछ सीखना ये भी आपको बहुत सारे लोग सिखा सकते हैं। गुरु वो नहीं होता जो आपको आपके एजुकेशन से, आपके शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं, आपकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है या आपको जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो आपके गुरु हो। गुरु कोई भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके खुद के टीचर हो सकते हैं। ठीक है, गुरु वो होता है जो आपको जीवन में उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए हिम्मत देता है, ज्ञान देता है और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। तो निश्चित रूप से आपको भी अपना एक ऐसा गुरु जरूर बनाना चाहिए जो आपको कठिन समय में भी आपका मार्गदर्शन करता रहे। तो सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के यूनिट में हमने उसका जो बेसिक था वो 3-4 टॉपिक हमने देख लिए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखे थे? हमने स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो यूनिट है वो स्टार्ट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देखी। इसके बाद में हमने दो वर्ड जब हमारे पास आए, एक तो वर्ड इलेक्ट्रिक और एक वर्ड चार्ज, उन दोनों के बारे में डिटेल से स्टडी की। और उसके बाद में हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज और चार्ज की यूनिट्स देखी। और आज हमारे पास एक विशेष प्रकार का टॉपिक आता है और वो है क्वार्क कण। क्वार्क कण क्या होता है? तो क्वार्क कण के बारे में सबसे पहले डॉक्टर गेलमान ने बताया था। किसने बताया था? डॉक्टर गेलमान ने। और गेलमान ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे भी छोटे आवेशित कण पाए जाते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो आवेश का क्वांटम माना जाता है, इलेक्ट्रॉन जो आवेश का क्या माना जाता है? क्वांटम माना जाता है, उससे भी छोटे और हल्के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर इलेक्ट्रॉन का, कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज का क्या है? क्वांटा है। तो फिर ये क्वार्क कण इलेक्ट्रॉन का क्वांटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसका कारण क्या है? देखिए, कल मैंने एक वर्ड बताया था कि क्वांटा वही फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल पार्टिकल वही क्वांटा कहलाएगा जो नेचर में फ्रीली प्रेजेंस है, यानी फ्रीली जो मुक्त रूप से पाया जाएगा वही आपका वही आपका क्वांटा कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो क्वार्क कण इलेक्ट्रॉन से हल्के आवेशित कण तो है, उससे छोटे परिमाण के आवेशित कण तो है, लेकिन ये नेचर में फ्रीली प्रेजेंस नहीं होते, यानी मुक्त रूप से नहीं पाए जाते। इसलिए क्वार्क कण इलेक्ट्रॉन से छोटे या हल्के आवेशित कण तो है, लेकिन इनको आवेश का क्वांटा नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिए। और अब तक लगभग 36 टाइप्स के, कितने? 36 टाइप्स के क्वार्क कणों की खोज हो चुकी है। अब अगर हम ऐसे ही क्वार्क कणों में दो क्वार्क कण की हम बात करते हैं, एक क्वार्क कण है अप क्वार्क कण और दूसरा है डाउन क्वार्क कण। ये क्या होते हैं? तो प्रत्येक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 क्वार्क कण रखते हैं। कितने क्वार्क कण रखते हैं? 3, या 3 के बने होते हैं। तो each proton and each neutron contains 3 quark particles. These particles are 2 types. यानी कि ये जो पार्टिकल होते हैं वो, ये जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में वैसे तो टोटल अब तक कितने प्रकार के खोजे जा चुके हैं? 36 प्रकार के। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो 2 प्रकार के क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे
कण पाए जाते हैं और उन कणों को हम क्या कहते हैं, क्वार्क कण। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन 2 टाइप्स या 2 प्रकार के क्वार्क कणों के बने होते हैं, वो उनमें एक है अप क्वार्क कण और एक है डाउन क्वार्क कण। अप क्वार्क कण को हम या अप क्वार्क पार्टिकल को हम U से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है +2/3 ऑफ E। यानी जो E होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उस E का कितना गुना होता है, 2/3, यानी कि 2/3 टाइम्स ऑफ E। ये होता है किसका मान, U का, यानी कि अप क्वार्क कण का। और डाउन क्वार्क कण जो होता है उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू माइनस में होती है, जबकि अप क्वार्क कण की वैल्यू प्लस में होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -1/3 ऑफ E, यानी E का कितना गुना, 1/3 गुना माइनस में। अब अगर देखा जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो 3-3 क्वार्क कण पाए जाते हैं, पाए तो कितने जाते हैं, 3-3, लेकिन टाइप्स कितने हैं, 2। तो इसका मतलब कोई एक क्वार्क कण दो पाए जाए, 2 संख्या में पाए जाएंगे, तो कौन से, तो ए प्रोटॉन हैज कंटेन 2 अप क्वार्क कण एंड 1 डाउन क्वार्क कण, यानी कि एक प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क कण और एक डाउन क्वार्क कण रखता है। सो प्रोटॉन को हम लिख सकते हैं P = 2 अप + 1 डाउन क्वार्क कण। अप क्वार्क कण की वैल्यू रखेंगे तो +2/3 इंटू E और यहां प्लस माइनस में 1/3 इंटू E। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये जब कोष्टक ओपन होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, +4/3 E - 1/3 इंटू E। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 - 3 नीचे सेम है तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3, 4 - 1 3, तो 3/E, 3 से 3 कैंसिल होकर क्या बच गया, E। और हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +E होता है, ये हमने कल भी देखा था और बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है लेकिन नेचर में अपोजिट होता है, और प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है और यहां से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो एक प्रोटॉन जो है उसमें 3 क्वार्क कण पाए जाते हैं और 3 क्वार्क कणों में से 2 अप और 1 डाउन प्रकार का। जबकि इसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन में देखें तो ए न्यूट्रॉन हैज कंटेन 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क कण, यानी कि इसका प्रोटॉन से जस्ट उल्टा न्यूट्रॉन में होता है। न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क कण होता है और एक डाउन क्वार्क कण। अगर इसकी वैल्यू देखें तो सो हम n को क्या लिख सकते हैं, 1u + 2d, 1u + 2d, और यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो +2/3e - 2/3। तो यह दोनों वैल्यू सेम है लेकिन इसका जो चिन्ह है वो क्या है, अपोजिट है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। आई थिंक ये आपको वीडियो में थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा लेकिन आसानी से आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि न्यूट्रॉन जो है वो एक अप क्वार्क कण और 2 डाउन क्वार्क कण रखता है, तो इन दोनों को जोड़ोगे, ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। और हम सभी जानते हैं कि एक न्यूट्रॉन जो है वो कैसा कण होता है, न्यूट्रल या उदासीन कण होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ये हो गया क्या, क्वार्क कण। कल कई बच्चों के कमेंट्स आए कि सर आप थोड़ा सा जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको एक स्क्रीनशॉट देने का टाइम दे दीजिए ताकि हम नोट्स बना ले। तो आप आसानी से इसमें मेरे साथ साथ नोट्स भी वीडियो में बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। और वैसे मैंने कहा है कि मेरे टेलीग्राम ऐप पर आपको पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में आपको नोट्स मेरे हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स वो कंप्लीट मिल जाएंगी। तो चलिए, तो यहां तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, जहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज की यूनिट्स और क्वार्क कणों के बारे में। अब जो नया टॉपिक हमारे पास आता है और वो आता है क्या, चार्जिंग एंड चार्जिंग मेथड, यानी कि आवेश और आवेशन की विधियां। तो वो हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास चार्जिंग और चार्जिंग मेथड। तो चार्जिंग और चार्जिंग मेथड क्या होता है, तो चार्जिंग क्या होती है, सबसे पहले ये देखिए। तो चार्जिंग को हिंदी में हम कहेंगे आवेशन और आवेशन की विधियां। आवेशन होता क्या है, तो जनरली किसी भी वस्तु पर यानी किसी भी बॉडी पर अगर हमें चार्ज प्रोड्यूस्ड करना है, तो हमने कल देखा था कि किसी भी वस्तु पर या बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस्ड करना है तो इसके लिए हमें या तो इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव करने होंगे यानी इमिट करने होंगे, या उसमें इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना होगा अर्थात इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना होगा। तो इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने या हटाने से उस पर क्या आ जाता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब
इस प्रक्रिया को ही, यानी कि किसी भी मेथड से किसी बॉडी पर चार्ज को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है, यानी चार्जिंग मेथड कहलाता है। तो सॉरी, चार्जिंग प्रोसेस कहलाएगी। तो चार्जिंग वह प्रोसेस जिसमें हम किसी वस्तु या निकाय पर आवेश उत्पन्न करते हैं, वह प्रोसेस क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली कि किसी भी विधि द्वारा किसी वस्तु या निकाय पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। तो ए प्रोसेस इन विच प्रोड्यूस्ड ए चार्ज ऑन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड चार्जिंग मेथड, यानी कि वह विधि जिसमें हम किसी वस्तु या निकाय पर चार्ज उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती है? चार्जिंग कहलाती है। अब ये चार्ज किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं, यानी किस प्रोसेस से उत्पन्न करेंगे? वो प्रोसेस 3 प्रकार की होती है, यानी चार्जिंग उत्पन्न करने के जो मेथड है वो कितने हैं? 3। एक मेथड हमारे पास फ्रिक्शन मेथड, यानी कि घर्षण विधि। दूसरा हमारे पास इंडक्शन मेथड, यानी प्रेरण विधि। और अंतिम और तीसरा है कंडक्शन मेथड या चालन विधि। तो कुल मिलाकर के हम किसी भी वस्तु या निकाय पर आवेश जो है वो 3 प्रक्रिया से उत्पन्न कर सकते हैं, फ्रिक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड, यानी कि आवेशन की घर्षण विधि, आवेशन की प्रेरण विधि और आवेशन की चालन विधि। तो एक बार फिर से देखते हैं और फिर हम एक एक करके इन मेथड को पढ़ते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। और यह आवेशन की प्रक्रिया 3 विधि से की जा सकती है, 3 मेथड से की जा सकती है, घर्षण, प्रेरण और चालन। इंग्लिश में बोलेंगे तो फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। अब हम इनको, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, हमारे पास पहली विधि है फ्रिक्शन मेथड या घर्षण विधि, यानी कि आवेशन की वह विधि जिसमें हम घर्षण से, कहां से? वह विधि जिसमें घर्षण से किसी वस्तु या निकाय पर आवेश उत्पन्न कर दे, तो वह विधि क्या कहलाएगी? फ्रिक्शन मेथड या घर्षण विधि। इसमें क्या करते हैं? दो अलग अलग कार्यफलन की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। अब यहां पे ध्यान देना, एक शब्द आता है कार्यफलन, कार्यफलन ऊर्जा, इसको हम बोल सकते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी, वर्क फंक्शन एनर्जी या कार्यफलन ऊर्जा। इसको ढंग से समझना, क्योंकि ये समझ में आएगी तो ही आपको क्या समझ में आएगा? घर्षण विधि समझ में आएगी। देखिए, हमारे पास ये मान लीजिए कोई वस्तु है और इस वस्तु से हमें कोई इलेक्ट्रॉन हटाना है। ये इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया हमने, ये इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमें इसको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी भी बॉडी सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी इसको दी जाएगी वह एनर्जी इस सरफेस की क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन एनर्जी कहलाएगी, यानी कि कार्यफलन ऊर्जा। हरी चीज में एक बार फिर से समझिए, किसी भी वस्तु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? उस सतह की कार्यफलन ऊर्जा कहलाती है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इमिटिंग फ्रॉम ए बॉडी दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एनर्जी। तो वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उसका कार्यफलन कहते हैं। इसका मतलब अगर किसी सतह को ऊर्जा दी जाए तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अब मेरे पास ये 2 वस्तु है, ठीक है, एक ए मान लीजिए और दूसरी बी। अगर इन दोनों को आपस में संपर्क में रखकर मैं ऐसे रगड़ूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है? मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, यांत्रिक कार्य करना पड़ रहा है। और ये यांत्रिक कार्य धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन दोनों सतहों की हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा में। सर्दियों में आप देखते हो कि हथेलियों को अगर हम आपस में तेजी से रगड़ते हैं तो क्यों रगड़ते हैं? ताकि जो हमारी बॉडी जो वर्क करती है, यानी जो मैकेनिकल वर्क होता है, वो हथेलियों के बीच में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ी देर में हथेली क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। उसी तरह से अगर इन दोनों वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, यानी आप मैकेनिकल वर्क करोगे, तो इनकी दोनों सतह के मध्य हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी और ये दोनों की सतह को स्थानांतरित होगी, ए को भी और बी को भी। लेकिन दोनों चूंकि अलग अलग है, ये अलग है और ये नेचर में अलग है, तो दोनों नेचर में अलग अलग है, तो दोनों का वर्क फंक्शन भी क्या होगा? अलग अलग। ये जो वर्क फंक्शन एनर्जी है, ये उस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, यानी हर पदार्थ की
प्रकृति के अनुसार उसका कार्यफलन अलग अलग होगा। जैसे हम आवर्त सारणी में देखें तो आपके पास बहुत सारे पदार्थ है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, लोह धातु अन्य भी है, अधातुएं भी है, ठीक है। हर पदार्थ का अपना एक निश्चित वर्क फंक्शन होता है, यानी हर धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है या पदार्थ का कार्यफलन अलग अलग होता है, और वह उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वह उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है ये समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास यहां पर दो वस्तु है, एक ए और दूसरी बी। अगर इन दोनों का में कार्यफलन को हम W नोट से नोट करते हैं, इसका वर्क फंक्शन है मान लीजिए WA और इसका वर्क फंक्शन है WB, और माना कि WA का मान जो है वो ग्रेटर देन है WB से, यहां पे A का वर्क फंक्शन B से अधिक है, तो इनके बीच में जैसे हम घर्षण कराएंगे, फ्रिक्शन कराएंगे, तो एनर्जी जीरो से बढ़ना प्रारंभ होगी। एनर्जी पहले जीरो होगी और वो जीरो से धीरे धीरे इंक्रीज होना प्रारंभ होगी। तो एनर्जी जब जीरो से बढ़ना प्रारंभ होगी तो पहले मिनिमम मान प्राप्त करेगी, फिर अधिकतम मान प्राप्त करेगी। इसका मतलब इन दोनों में से जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी कम होगी उसको कार्यफलन के बराबर ऊर्जा पहले ही मिल जाएगी और उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ए का जो वर्क फंक्शन एनर्जी है वो कम है, तो ए यहां पर क्या करेगा कि जैसे ही एनर्जी लेगा तो बी से पहले ही ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति में आ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम इनको आपस में फ्रिक्शन कराएंगे तो जो वर्क एनर्जी, जो वर्किंग एनर्जी आपकी, यानी कि जो आपका कार्य की वाली ऊर्जा, वो उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, और ये उसमें ऊर्जा जैसे ही ए के कार्यफलन के बराबर होगी तो ए से इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल जाएगा, क्योंकि बी तक की वर्क फंक्शन एनर्जी जितनी तो ऊर्जा हुई नहीं, अभी पहले ही ए के बराबर हो जाएगी, और ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चला जाएगा? बी की सतह पर। किसकी सतह पर? बी की सतह पर। फिर दोबारा निकलेगा कोई इलेक्ट्रॉन, फिर बी की सतह पर, और इस तरह से इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी, यानी कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होने से इस पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीजिंग की वजह से क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और अब आप देख सकते हो ये दोनों जो बॉडियां थी इनकी सतह आपस में अपोजिट चार्जिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अपोजिट चार्जिंग, एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी नेगेटिव चार्जिंग। और इस प्रकार से दो वस्तुओं को अगर आपस में रगड़ा जाए तो कम कार्यफलन वाली वस्तु, ध्यान देना, कम यानी कि लेस वर्क फंक्शन वाली जो सरफेस होगी वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो अधिक यानी कि मैक्सिमम वर्क फंक्शन वाली सरफेस बॉडी होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो कम कार्यफलन वाली वस्तु धनावेशित और अधिक कार्यफलन वाली वस्तु कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। और इस प्रकार घर्षण से दो वस्तुओं का आवेशित होना क्या कहलाता है? घर्षण विधि से आवेशन। क्या कहलाता है? घर्षण विधि से आवेशन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। तो देखिए इस तरह से हम आसानी से घर्षण विधि द्वारा आवेशन को समझा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में दूसरा जो मेथड आता है, उससे पहले हम कुछ यहां पे ऐसे उदाहरण देखते हैं जो आपने पहले देखे होंगे, और वहां पर आप घर्षण के कारण देखते हो कि आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहां पे कुछ एक उदाहरण हमारे पास, यहां पर धनावेश किस पर आएगा? वो, और यहां पर ऋणावेश आएगा वो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू कहां पर आएगी और नेगेटिव वैल्यू कहां पर आएगी। उन पदार्थों का कुछ एक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। जैसे एक आपके पास आता है वुलन और अंबर, एक आती है केट स्किन यानी बिल्ली की खाल जो होती है, और एबोनाइट रोड। एक आपके पास हेयर यानी कि बाल, और कंगा प्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिक है, कंगा प्लास्टिक का ही होता है। और फोर्थ आपके पास
ग्लास रोड, और रेशम। फाइबर, फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक या रेशे, रेशम लिख सकते हो, रेशम। अब देखिए यहां पर इन चारों पदार्थों को आप देखोगे तो इनको याद कैसे करेंगे कि इनको आपस में जब रगड़ा जाता है तो कौन सी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और कौन सी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी ऋणावेशित होगी। इसके कुछ उदाहरण और ये याद ही रखने पड़ते हैं। और इसका इजी तरीका ये, ऊपर वाले 3 उदाहरण अगर आप देखोगे, ऊपर वाले 3 एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहां पर सॉफ्ट यानी कि ये वाली तीनों चीजें, जैसे वुलन यानी कि ऊन, कैट स्किन यानी बिल्ली की खाल, और हेयर यानी बाल, ये तीनों के तीनों मुलायम है। क्या है? मुलायम, यानी सॉफ्ट है। और ये तीनों के तीनों हार्ड है, अंबर, एबोनाइट रोड और प्लास्टिक, ये सारे के सारे क्या है? हार्ड। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि सॉफ्ट पे से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, इसलिए सॉफ्ट जो पदार्थ होंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो हार्ड होगा उस पर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन एक अलग उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर, वो है ग्लास रोड और रेशम। यानी रेशम की छड़ जो है रेशम के जो पदार्थ होते हैं उनका वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनको अगर ग्लास रोड से रगड़ा जाए तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाते हैं, और इसलिए ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और रेशम जो है वो कैसे हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये कुछ एक उदाहरण आप फ्रिक्शन के उदाहरण याद रख सकते हो, जहां पर वस्तुएं आपस में घर्षण से एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। चाहो तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, हुआ। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक उदाहरण की। आपने देखा होगा आजकल मानसून चल रहा है भाई, तो बादलों में बिजली का उत्पन्न होना, बादलों से जो बिजली उत्पन्न होती है उसका कारण क्या है? तो ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा भी गया है और जनरली छोटी क्लासों में पूछा जाता है कि बादलों में बिजली का उत्पन्न होना किस विधि का उदाहरण है? तो बादलों में जो बिजली आती है वो किस कारण आती है? घर्षण के कारण। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उस एनर्जी के कारण एक बादल के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वहां क्या उत्पन्न होता है? आवेश। क्या उत्पन्न होता है? आवेश। और आवेश के कारण हम जानते हैं क्या होता है? विभव उत्पन्न होता है। और अभी मैं आपको एक विधि बताऊंगा आगे चल के, आवेशन की चालन विधि, और उसमें आवेश का प्रवाह जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, और पृथ्वी का जो पोटेंशियल है वो शून्य होता है, और पृथ्वी पर कुल आवेश, नेट आवेश भी शून्य होता है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी एक चालक बॉडी है, कैसी है? कंडक्टिव बॉडी है। तो कंडक्टिव बॉडी होने के कारण यहां पर आवेश का जो प्रवाह होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो बादलों में जैसे ही आवेश उत्पन्न होता है तो चार्ज जैसे ही प्रोड्यूस होता है तो वहां का पोटेंशियल बढ़ जाता है, इसलिए जो चार्ज होता है उसका फ्लो हाई पोटेंशियल से कहां होता है? लो पोटेंशियल की ओर। कहां होता है? लो पोटेंशियल की ओर। तो वो जो चार्ज होगा वो कहां जाएगा? अर्थ की ओर। कहां जाएगा? अर्थ की ओर, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो यहां पर कम है, और उस समय पूरा का पूरा जो मीडियम होता है वो कंडक्ट मीडियम का काम करता है, यानी चालक माध्यम का काम करता है। तो आसमान से जो बादलों से बिजली होती है वो हाई पोटेंशियल से कहां आती है? अर्थ की ओर, यानी कि लो पोटेंशियल की ओर। उस समय बादलों का पोटेंशियल हाई हो जाता है, जबकि अर्थ का पोटेंशियल उस अवस्था में भी क्या रहता है? शून्य रहता है। इसीलिए जो बिजली है वो कहां गिरती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और फिर गिर के वापिस ऊपर उठती है, क्योंकि जिस स्थान पर बिजली गिरती है वहां का चार्ज अचानक बढ़ जाता है, इसलिए वहां से वापस कहां जाती है? ऊपर की ओर जाती है। तो ये बिजली का गिरना या बादलों में आपस में टकराने से बिजली का उत्पन्न होना कौन सी विधि का उदाहरण है? फ्रिक्शन मेथड का। इसमें घर्षण से दो वस्तुओं पर चार्ज उत्पन्न होता है, लेकिन ध्यान रखना आवेश के चार्ज के गुणों में, प्रॉपर्टीज में हमने एक गुण देखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण। आवेशों के संरक्षण में ध्यान रखना कि किसी भी प्रोसेस के फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज में कुल जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्वेटिव रहेगा, यानी कि संरक्षित रहेगा। अब आपने जब वहां घर्षण किया तो एक बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही दूसरी बॉडी पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोनों बॉडी पर जो चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा उनकी नेचर अपोजिट होगी, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। इसलिए जो नेट चार्ज होगा वो बाद में भी क्या रहेगा? शून्य रहेगा, और पहले भी क्या था? शून्य। अब देखिए, अब दूसरी विधि आती है हमारे पास, प्रेरण विधि, कंडक्शन मेथड।
प्रेरण विधि में क्या होता है कि पहले से हमारे पास कोई आवेशित बॉडी होती है, जैसे आपके पास ये कोई बॉडी है और मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर धनावेश है, और इस धनावेशित बॉडी को किसी उदासीन यानी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाते हैं, तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होगा यानी विस्थानीकरण होगा। और हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, और जो सेम चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो यहां पर ये जो वस्तु है जो उदासीन है, इस न्यूट्रल बॉडी के जितने इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण यहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ने से यहां पर कैसा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और चूंकि किसी भी प्रोसेस में चार्ज कंजर्वेशन का मेथड लागू होता है, अतः यहां पर जितना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा उतने ही मैग्नीट्यूड में यहां पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये जो बॉडी है अभी भी न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, केवल इलेक्ट्रॉनों का रिप्लेसमेंट होता है यानी इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, उसका कारण क्या है कि ये जो आप पॉजिटिव बॉडी इसके पास लेके आते हो, तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी के पास अगर हम किसी भी तरह की नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो वह इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी या धक्का देगी। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉनों को यानी कि जो नेगेटिव का पार्टिकल है उनको अपनी ओर खींचेगी यानी अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से यहां पर तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने से कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, और नेचर क्या है, अपोजिट, इसलिए अभी भी ये कैसी है, न्यूट्रल है। तो इस प्रकार से किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी उदासीन वस्तु को लाने पर उसकी सतह पर आंशिक रूप से आवेश का प्रेरित होना क्या कहलाता है, प्रेरण में कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेरण। तो एक बार फिर समझिए, किसी भी प्रकार की आवेशित वस्तु, धनावेशित या ऋण आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के निकट लाने पर उस उदासीन वस्तु की सतह पर आवेश का प्रेरित होना या विपरीत आवेश का प्रेरित होना क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। ठीक है। तो ए पॉजिटिव बॉडी नियरेस्ट ए न्यूट्रल बॉडी आर प्रोड्यूस्ड opposite charge on its surface या its surface, that is called इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड में क्या होगा कि किसी भी चार्ज बॉडी को अगर आप न्यूट्रल बॉडी के निकट लाते हो तो उसकी जो अपोजिट सरफेस है, ठीक है, उस अपोजिट सरफेस पे तो सेम चार्ज, और उसके ठीक सामने वाली जो इन फ्रंट बॉडी सरफेस होगी उस पर अपोजिट नेचर का जो चार्ज है वो प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। और इस प्रकार के इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन मेथड या प्रेरण मेथड बोलेंगे। ठीक है। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, कि यहां जो ये चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये आवेश मान लीजिएगा आपके पास Q नोट है, कितना है, Q नोट, तो यहां जो चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसकी डेरिवेशन तो आगे विद्युत क्षेत्र जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा, अभी आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो। और वो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू Q नोट कोष्टक में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से आप किसी भी बॉडी पर, किसी भी न्यूट्रल बॉडी पर प्रोड्यूस्ड होने वाले चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हो। किस मेथड से, इंडक्शन मेथड से। तो इंडक्शन मेथड से किसी एक बॉडी पर कितना चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू की कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर ये मूल आवेश Q नोट है तो इस पर प्रेरित होने वाले या इंड्यूस्ड होने वाले चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, Q इक्वल टू Q नोट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां पर जो एप्सिलॉन आर है ये उस पदार्थ का पैराविद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पैराविद्युतांक। और इसी को उस पदार्थ की विद्युतशीलता भी कहते हैं। इलेक्टिव परमिबिलिटी, ठीक है। तो ये इलेक्टिव परमिबिलिटी कहलाती है एप्सिलॉन आर। और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की, ये होती है 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, 1 से अनंत तक इसका मान होता है।
और एप्सिलॉन आर का जो मिनिमम वैल्यू 1 होती है, ये होती है एयर या वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए, ठीक है, या आप चाहो तो केवल एयर के लिए लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम तो हम लेते ही नहीं है, एयर के लिए। और एप्सिलॉन आर का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी, वो होती है मेटल के लिए, यानी कि धातु के लिए। कोई भी धातु हो, एक्स वाई जेड, कोई भी धातु, उन सभी के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और वाटर के लिए, जल के लिए इसका जो मान आता है एप्सिलॉन आर, वो 80 से 81 के बीच में अलग अलग बुक में मिलता है, लेकिन आप 81 ले सकते हो, 81 ही इसका मान आप यूज कर सकते हो। तो 3 पदार्थों के लिए आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू याद रखनी है, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 1, और मेटल के लिए इन्फिनिटी, और वाटर के लिए कितना है, 81। अब यहां पर ये ध्यान दीजिए, अगर ये मेटल हो, ये क्या हो, मेटल हो, अगर ये मेटल हो तो Q का जो मान आएगा वो आएगा Q इक्वल टू Q नोट, कोष्टक में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर की जगह लिखेंगे इन्फिनिटी। और ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी x राशि में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। क्या आती है, 0। x अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और Q बराबर आ जाएगा Q नोट, यानी Q इक्वल टू Q नोट। तो इसका अर्थ यह है कि अगर किसी भी चार्ज बॉडी के निकट किसी न्यूट्रल मेटल को लिया जाए, उदासीन धातु को लाया जाए, न्यूट्रल मेटल को लाया जाए, तो उसकी जो इनफ्रंट सरफेस होगी उस पर जो चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा इंडक्शन मेथड के कारण, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उतनी होगी जितना वो चार्ज आप लेके आए हो, यानी मूल आवेश जो बेसिक चार्ज लेके आए हो उसके इक्वल। अरे जी सर, में तो यहां पर इस धातु की सतह पर जो आवेश प्रेरित होगा उसका मान उस मूल आवेश के बराबर होगा। ये आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमने ये समझा कि प्रेरण के कारण किसी धातु की सतह पर जो आवेश प्रेरित होता है वो मूल आवेश के क्या आता है, बराबर। और ये धातु के अलावा कोई पदार्थ है तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हो। यहां पर एप्सिलॉन आर का मान रखोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो मेथड है ये आगे चल के जब हम कैपेसिटर या कंडेंसर पढ़ेंगे तो वहां पर आपके काम आएगा। कंडेंसर का जो मेथड है, यानी कि कंडेंसर जो किस मेथड पे काम करता है, यानी कि एक कैपेसिटर जो होगा वो किस विधि पे काम करेगा, उसमें हमारे पास ये काम आएगा। एक तो प्रेरण यानी कि इंडक्शन, और एक आएगा कंडक्शन यानी चालन। तो चालन और प्रेरण दोनों विधियों का उपयोग होता है किसमें, संधारित्र या कंडेंसर या कैपेसिटर के बनाने में। तो ये आपके पास चार्जिंग की सेकंड मेथड आ गई। अब तक हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए, एक तो ये वाला और एक किसी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस्ड होने वाला फॉर्मूला Q इक्वल टू एन। इन दोनों फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कभी, एक क्लास मैंने कहा ना, एक क्लास हम पूरी न्यूमेरिकल की लेंगे, लेकिन थोड़े सूत्र हो जाए क्योंकि 2 सूत्रों पे तो ज्यादा न्यूमेरिकल हो नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक का हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हमारे पास अंतिम विधि बचती है, और वो विधि कौन सी है, चालन। कौन सी है, चालन। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।